स्टूडेंट, आज फिर हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, अपवाह वेग, धारा घनत्व और गतिशीलता। ओके, तो पिछले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि यदि मेरे पास कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में यदि मैं कोई आवेश रखता हूं, स्थिर आवेश उपस्थित है, तो क्या होगा, इस स्थिर आवेश पर एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल कार्य करता है। ओके, धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। लेकिन इस स्थिति में क्या था कि आवेश स्थिर थे। क्या थे? आवेश स्थिर थे। अब यदि मेरे पास कोई आवेश है जो गति करने के लिए स्वतंत्र है, गति के लिए स्वतंत्र है, और इस स्थिति में यदि मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करता हूं तो क्या होगा, इस आवेश पर बल कार्य करेगा, और जब बल कार्य करेगा तो आवेश गति करने लगेगा। तो जो गतिमान आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत धारा। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और यदि आवेश गति करने लगे तो वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। मतलब गतिमान आवेश को ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। तो यहां पर हमारे पास, लेकिन हम क्या जानते हैं कि जो विद्युत धारा है वो तो किसी पदार्थ में बहती है। मतलब यदि कोई चालक है विद्युत, या फिर अपने पास कोई तांबे का तार है, चांदी का तार है, लोहे का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, उसके अंदर प्रवाहित होती है, और उन तारों के अंदर क्या होते हैं? परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु। सारे पदार्थ परमाणु से ही बने हुए, तो इनके बीच में, इनमें ये भी किससे बने हुए रहेंगे? परमाणु से बने हुए रहेंगे। अच्छा, जब यहां पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, जब वो इसमें गति करेंगे तो वो क्या करेंगे? इन आयनों से टक्कर करेंगे। अच्छा, प्रश्न हमारे पास ये उठता है कि जो चालक है उसमें ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो गति करने वाले इलेक्ट्रॉन है, वो आए कहां से? तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु के में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, और ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लेते हैं। अच्छा, देख रहे हैं हमारे पास कि जो नाभिक के पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उनकी दूरी नाभिक से कम है। तो ये जो वाले इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के पास है, ये प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये गति नहीं करेंगे। तो फिर गति कौन करेंगे? ये जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, जो नाभिक से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो इन पर जो नाभिक का प्रभाव है काफी कम होगा, और आकर्षण बल काफी कम होने के कारण ये अपने मूल परमाणुओं से मुक्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मुक्त परमाणु से मुक्त हो सकते हैं, इनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं। तो इनको अपन बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे पदार्थ में गति करते रहते हैं, कहीं पर भी गति कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि गति करने के लिए इनको ऊर्जा कहां से मिलती है? भाई, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा है। अच्छा, गतिज ऊर्जा है तो ऊर्जा तो कहीं से कहीं मिलनी चाहिए। तो वो ऊर्जा मिलती है कहां से? ताप से, ऊष्मा से। कहां से? ऊष्मा से प्राप्त तो होती है। इसीलिए इनको हम, इनके जो वेग है उनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वेग। क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वेग कहेंगे। अच्छा, अब अभी तो हमने कोई विभवांतर, हम तो क्या जानते हैं कि जब विभवांतर आरोपित करता है या सेल जोड़ते हैं या बैटरी जोड़ते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमने तो यहाँ पर कोई भी सेल या बैटरी जोड़ी नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो क्या इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है? तो चलो हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई ये एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊष्मीय वेग से गति कर रहा है। अब जब वो गति करेगा तो इसके बीच में यहाँ पर आयन आ जाएंगे, और जब ये आयन
यहाँ पर आयन क्यों आ जाएंगे? क्योंकि यहाँ के जो परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये धनात्मक आवेश की तरह, धनात्मक आयन की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो अब जब अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब गति करेगा तो इसके बीच में क्या आ जाएंगे? आयन आ जाएंगे, और ये आयन से क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। और जैसे ही टक्कर करेंगे तो इसके वेग और इसकी परिमाण, वेग का परिमाण परिवर्तित हो जाएगा। फिर वो आगे गति करेगा उष्मीय वेग से, फिर वो दूसरे परमाणु से टकराएगा, और दूसरे परमाणु से टकराकर फिर वो उसके वेग और उसकी दिशा वापस चेंज हो जाएगी। इस प्रकार क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपने उष्मीय वेग से गति करने के दौरान परमाणु से लगातार टक्कर करता रहता है, और उसकी वेग और वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं? जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग पथ पर गति करता रहता है। अब हम देखते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पृष्ठ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई पृष्ठ ले लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि इस पृष्ठ से दाईं से बाईं ओर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और बाईं से दाईं ओर कितने नहीं। कोई पृष्ठ ले लिया मैंने। अब प्रश्न उठता है कि दाएं से बाईं ओर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और बाएं से दाईं ओर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन है वो कैसा है? रैंडम मोशन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी गति कर रहा है। ओके, तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कितने इलेक्ट्रॉन दाईं ओर जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जा रहे हैं। तो लगभग क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन दाएं से बाईं ओर जा रहे हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन बाएं से दाईं ओर जाएंगे। तो इस पृष्ठ से नेट आवेश का प्रवाह कितना हो जाएगा? आवेश प्रवाह कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जब नेट आवेश प्रवाह शून्य हो जाएगा तो धारा का मान कितना हो जाएगा? हमारे पास शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चालक हमने लिया है, उस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊष्मीय वेग से गति तो कर रहे हैं, लेकिन वो गति का मोशन कैसा है? रैंडम मोशन है। और रैंडम मोशन होने के कारण नेट धारा कितनी प्राप्त हो रही है? हमारे पास शून्य प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है? हमारे पास शून्य प्राप्त हो रही है। लेकिन अब क्या हो कि मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दूं। जैसे मेरे पास ये मेरा चालक है। ओके, वापस बना लेते हैं एक बार। ये मेरे पास एक चालक तार है, और इस चालक तार के अंदर बहुत से परमाणु हैं। ओके, परमाणु आयन के रूप में, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन या वो तो क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल गए, तो ये आयन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ओके, अब मैं यदि यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देता हूं, क्या करता हूं? बैटरी जोड़ देता हूं, तो इसके सिरों पर क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। ये वाला जो सिरा है वो धनात्मक विभव पर हो जाएगा, और ये वाला ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा। तो क्या होगा? संपूर्ण चालक तार के अंदर एक विद्युत क्षेत्र सेटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, स्थिर वैद्युतिकी में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चालक तार के अंदर, चालक वस्तु के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य होता है। और हम यह बोल रहे हैं कि चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? क्या नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है, तब हमने पढ़ा था स्थिर वैद्युत की। क्या पढ़ा था? स्थिर वैद्युत की पढ़ी थी। और स्थिर वैद्युत की में आवेश क्या रहते थे? स्थिर रहते थे। तो जब भी आवेश स्थिर होंगे उस वाली अवस्था में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं धारा वैद्युत की, यहाँ पर धारा बह रही है, आवेश भी गति कर रहा है, तो यहाँ पर स्थिर आवेश की कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब जब चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर एक मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है। ओके, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? जाहिर है विद्युत बल कार्य करेगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर विद्युत बल कार्य करेगा। किसके विपरीत? विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल कार्य करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या जो बल कार्य कर रहा है उससे इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, और जब त्वरण उत्पन्न होता है तब वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या उसका वेग लगातार बढ़ता रहेगा? लेकिन आंसर है नहीं, क्योंकि उसकी गति को रोकने के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत से आयन है पदार्थ में। ओके, जब इलेक्ट्रॉन एक गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति तो कर रहा है,
लेकिन जैसे ही थोड़ी सी वेग उसकी वेग में थोड़ी सी वृद्धि होगी वो दूसरे आयन से टकरा जाएगा और जितनी ऊर्जा उसने विद्युत क्षेत्र से प्राप्त करी थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और वापस वो अपने ऊष्मीय वेग से रैंडम डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। लेकिन जब ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन करेगा तो उसी समय क्या होगा, वापस विद्युत क्षेत्र तो खत्म हुआ नहीं है, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, वापस इस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो अगेन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस त्वरित होगा और थोड़ी सी दूरी के लिए इसके वेग में वृद्धि होगी, लेकिन फिर वो वापस क्या होगा, दूसरे आयन से टकरा जाएगा और वापस क्या करेगा, अपनी ऊर्जा खो देगा। ओके, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करता है, फिर टकराता है और फिर वापस अपनी ऊर्जा नष्ट कर देता है, फिर थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करता है, थोड़ी सी वेग में वृद्धि होती है, फिर दूसरे आयन से टकराता है, फिर अपनी ऊर्जा नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी चालक है, उस चालक में एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह से रुक रुक कर गति करेंगे। तो एक्चुअली अपने पास इसका जो वेग है वो हमारे पास क्या होगा, 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड। देखो हमारे पास जो ऊष्मीय वेग था, ऊष्मीय वेग की परास क्या थी, 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। कितनी, 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड जो ऊष्मीय वेग है उसकी परास हमारे पास ये वाली है। लेकिन जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र के कारण उसका वेग में वृद्धि हो रही है, उसकी रेंज क्या है हमारे पास, 10 की घात -4। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी वृद्धि होती है, थोड़ी सी दूरी के लिए वृद्धि होती है और वापस वो अपनी ऊर्जा को खो देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रुक रुक कर गति करता है। किधर गति करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करेंगे, उसके विपरीत दिशा में गति करेंगे। और ये जो इनका वेग होगा वो एक्चुअली हमारे पास हम इसको औसत वेग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इसका औसत वेग ले सकते हैं, क्योंकि निश्चित वेग तो है नहीं, यहाँ पर वेग कुछ और था, यहाँ वेग कुछ और है, यहाँ वेग कुछ है, वेग में थोड़ी सी वृद्धि तो हो रही है लेकिन वेग भी हमारे पास भिन्न भिन्न है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत और औसत वेग से, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, नियत और औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इस वेग को हम क्या बोलेंगे, अपवाह वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस वेग को हम अपवाह वेग Vd कहेंगे और उसकी परास कितनी होगी, 10 की घात -4 के बराबर होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अपवाह वेग का डेरिवेशन निकालते हैं। अपवाह वेग तो हमने समझ लिया। अपवाह वेग क्या है कि जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत और औसत वेग से गति करेंगे। ओके, और उस वेग को हम क्या बोल रहे हैं, अपवाह वेग कह रहे हैं। अब हम अपवाह वेग का डेरिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई चालक है। ओके, और प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। कितनी है, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ओके, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, n है। ओके, और इनका जो ऊष्मीय वेग, मान लेते किसी समय पर, माना किसी समय t पर, ओके, इनके ऊष्मीय वेग क्या क्या है हमारे पास, u1, u2, और u1 तक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों का t समय पर औसत वेग कितना हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ लें। क्या करते हैं, इन सबको हम ओके जोड़ लेते हैं, n का भाग लगा देते हैं। अच्छा, इसका मान कितना आएगा, हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शन मोशन का, जिगजैग पाथ में रैंडम डायरेक्शन मोशन कर रहा है, तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। यदि हम इनको इन सबका औसत लें तो औसत क्या आना चाहिए हमारे पास, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसको हम समझने के सब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई मेला चल रहा है और इस मेले में बहुत सारे लोग बाग हैं। ओके, आदमी बहुत सारे हैं और मेले के अंदर, और यहाँ पर कोई भी आदमी किधर भी गति कर सकता है।
कोई भी आदमी, जरूरी नहीं है कि निश्चित दिशा में गति कर रहा है, कोई भी आदमी किधर भी गति कर रहा है। तो यदि हम ऊपर का व्यू देखें तो हमको क्या दिखेगा कि एक भीड़ इकट्ठी है, केवल क्या है, भीड़ इकट्ठी है। और आदमी जो जितने भी है, जितने भी मेले में घूमने वाले आए हैं, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति नहीं कर रहे हैं, इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है, गति तो सब कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का व्यू देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि बस मेला लगा हुआ है और भीड़ इकट्ठी है। ओके, तो जो नेट जो अपने पास गति कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई। ठीक ऐसा का ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा है वो अनियमित है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी गति कर रहा है तो इनका औसत वेग कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, विद्युत क्षेत्र मैंने आरोपित किया तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। उस बल का मान कितना होगा, बल बराबर कितना होता है, ma, बल बराबर हमारे पास ma। अच्छा, विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश कितना होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण बल का मान कितना होता है, F बराबर QE। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, -e, और विद्युत क्षेत्र कितना है, कैपिटल E। तो F बराबर कितना हो जाएगा, ma बराबर -e कैपिटल E। ओके, तो यहाँ पर त्वरण का मान कितना आ गया, त्वरण बराबर हो गया -e कैपिटल E बटावा स्मॉल m। अच्छा, स्मॉल e का मान तो हम जानते हैं, स्मॉल e क्या है, इसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो फिर ये m क्या है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और E क्या है, आरोपित विद्युत क्षेत्र। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित हो रहा है, और जाहिर है त्वरित होगा तो इसके वेग में वृद्धि होगी। ठीक है, हाँ, वो होगी हमारे पास अल्प समय के लिए, थोड़ी सी दूरी के लिए ही वृद्धि होगी, वो बाद में फिर आयन से टकराएगा और अपनी ऊर्जा खो देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था और उस पर बल लगने के कारण त्वरण उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर कोई एक आयन रखा हुआ है। ओके, तो जब यहाँ पर इसका वेग कितना है, u मान लेते हैं, u i, कोई i वे आपने इलेक्ट्रॉन लिया है और इसका वेग अपन मान लेते हैं कितना था, u i। अब जब वो यहां तक आता है किसी समय t पर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, वो टक्कर करेगा, और टक्कर करने के बाद अपनी ऊर्जा खो देगा। तो इसके ठीक पहले अपन मान लेते हैं इसका वेग कितना है, vi है, कितना है अंतिम वेग, vi। तो हम क्या कर सकते हैं, गति की समीकरण लगा सकते हैं। गति की समीकरण कितनी होती है, v इजिकल टू यू प्लस at। गति की प्रथम समीकरण हमारे पास ये थी, v इजिकल टू यू प्लस at। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर vi ले लो, तो vi बराबर क्या, सदिश लगा दो चाहो तो, vi बराबर ui सदिश प्लस a इंटू T1। ओके, Ti, यहां पर भी हम क्या ले रहे हैं, Ti। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, यदि हमारे पास T अनियत रहेगा तो उस वाली स्थिति में तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास टक्कर करने में समान समय लग रहा है, हर टक्करों में उनका समय समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर समय पर उनका समय अलग अलग, टक्कर का समय अलग अलग हो सकता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अलग अलग हो सकता है। तो हमने मान लिया तो कितना है, Ti। अच्छा, हम अपवाह वेग के बारे में क्या जानते हैं कि अपवाह वेग क्या है, अपवाह वेग इस वेग का औसत है, इसका, ये जो अपने पास जिस वेग से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति कर रहे हैं, उन सब का औसत है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास Vi आया है इसका औसत निकाल लेते हैं। तो Vd बराबर कितना हो जाएगा, Vd बराबर औसत Vi। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी औसत का निशान लगा देते हैं। ओके, प्लस a, औसत का निशान यहाँ लगा दिया। ओके, औसत का मतलब हम जानते हैं ना, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, फिर बाद में n का भाग लगा देंगे, और ui का मान कितना है, जैसे हमने ऊपर निकाला u1 प्लस u2, u2 है हमारे पास, u2 प्लस अप टू un बटावा n। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, a। क्लियर है हमारे पास। अच्छा, हम इसको एक बार वापस लिख लेते हैं कि vi बराबर ui प्लस a हमारे पास कांस्टेंट है। देखो e का मान कितना है, -e कैपिटल E बटावा स्मॉल m आ रहा है। e तो नियत है, विद्युत क्षेत्र हमारे पास नियत है ये, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, नियत है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस समीशन से बाहर, मतलब औसत वाले से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, Ti हो गया। ओके, अच्छा, हम क्या जानते हैं कि इसका मान कितना है, 0। कितना है, 0। तो इस वाली स्थिति में हमारे पास
VI बराबर कितना आ जाएगा, A TI। अच्छा यहां पर जो है ये समय का जो औसत है वो क्या है, T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn बराबर बटावा n। इसको हम क्या बोलते हैं, माध्य विश्रांति काल। क्या कहते हैं, माध्य विश्रांति काल। क्यों कहते हैं कि जैसे हमारे पास क्या रहा कि एक टक्कर इलेक्ट्रॉन ने यहां करी है, फिर वो दूसरी टक्कर यहां करता है, यहां से यहां तक आने में समय कितना लिया, T1। ओके, फिर वो क्या करता है, फिर टक्कर करता आगे, यहां से यहां तक आने में लगा समय कितना लिया इसने, T2। इस तरह से वो लगातार टक्कर करता जाता है। तो ये इस दो टक्करों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी प्रकार का बल अनुभव, किसी प्रकार का अन्य टक्कर अनुभव नहीं कर रहा है। तो इस समय को हम क्या बोलेंगे, विश्रांति काल बोलेंगे। इस समय में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलैक्स है। कैसा है, रिलैक्स है, ठीक है। और इन सब समय का जो औसत है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, माध्य विश्रांति काल। क्या कहलाएगा, माध्य विश्रांति काल। और इसको हम किससे लिखेंगे, टॉ से। किससे लिखेंगे, टॉ से। तो और ये किसके बराबर है हमारे पास, अपवाह वेग के बराबर। तो अपवाह वेग का सूत्र क्या हो गया, VD बराबर A सदिश टॉ। अच्छा ए का मान कितना निकाला था हमने, माइनस ई कैपिटल ई बटावा स्मॉल m इंटू टॉ। ओके, अच्छा ये जो सदिश है वो इस विद्युत क्षेत्र के लिए। तो अपवाह वेग का सूत्र क्या हो गया, VD बराबर माइनस ई बटावा माइनस ई कैपिटल ई बटावा स्मॉल m इंटू टॉ। तो इससे स्पष्ट हो रहा है हमारे पास कि जो VD का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, एक तो आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। विद्युत क्षेत्र का मान जितना ज्यादा होगा अपवाह वेग का मान उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा हमारे पास ये विश्रांति काल पर निर्भर करता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है। अच्छा विश्रांति काल किस पर निर्भर करता है, ताप किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। अच्छा ताप बढ़ेगा तो विश्रांति काल का मान क्या होगा, कम होगा। कैसे, देखो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ये एक आयन है, ओके, और जब ये टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, अच्छा यहां पर हमारे पास जो आयन है वो स्थिर नहीं है, ऐसे वो कंपन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं। और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके कंपनों का जो आयाम है वो भी बढ़ता है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो भी बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो इसके वेग में भी वृद्धि होगी। और वृद्धि होगी तो उस वाली स्थिति में क्या होगी, इनके टक्करों के बीच लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विश्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या है, जो अपवाह वेग का मान किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है। और ताप बढ़ेगा तो अपवाह वेग का मान कम होगा। क्यों, क्योंकि विश्रांति काल कम हो रहा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। किसकी बात करते हैं, यहां हमने अपवाह वेग के बारे में पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा पहले पढ़ना चाहिए था लेकिन हम बाद में पढ़ना चाह रहे हैं। पहले हम अपवाह वेग का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे थे, उसके बाद हम विद्युत धारा पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, इसके पीछे रीजन है, पहले हम ये तो समझे कि चालक के अंदर आवेश गति करता कैसा है। जैसे हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं या फिर तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो आवेश जो इलेक्ट्रॉन है वो गति कैसे करता है और उसका वेग कितना होता है। तो हमने ये देख लिया यहाँ पर कि जैसे ही हम किसी चालक तार के बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। और जब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब प्रश्न उठता है कि इसका माप क्या है। विद्युत धारा तो उत्पन्न हो गई लेकिन इसको माप क्या है इसका, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी सीधी डेफिनेशन है इसकी कि एकांक समय में, इसमें एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। ओके, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। कुल मिलाकर क्या है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश। क्या है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश। मान लेते हैं, यदि मान लेते हैं हमारे पास कि t समय में, कितने समय में, t समय में यदि q आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, q।
तो एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, Q बटावा T आवेश। कितना आवेश, Q बटावा T आवेश प्रवाहित होगा और इसी को हम बोलेंगे विद्युत धारा। क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो कब बात हुई, जब धारा कैसी है, स्थायी धारा है। कैसी है, स्थायी धारा का मतलब क्या होगा कि यदि T समय समान लें तो उसमें प्रवाहित आवेश भी समान होगा, मतलब समान समय में समान आवेश प्रवाहित हो रहा है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, एसी हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमने पढ़ा तो उसमें क्या होता है, धारा का मान पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर शून्य होता है, फिर बढ़ता है, घटता है, शून्य होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम कोई समय अंतराल डेल्टा टी लें, ठीक है, क्या लें, समय अंतराल डेल्टा टी लें, तो जरूरी नहीं है कि उस डेल्टा टी के अंदर प्रवाहित आवेश समान हो। ठीक है, जैसे हमने एक T1 समय पर लिया तो हो सकता है Q1 आवेश प्रवाहित हो रहा है और T2 समय पर हमारे पास Q2 आवेश हो और T3 समय पर मान लेते शून्य आवेश। जैसे यहाँ पर हमारे पास धारा शून्य आ रही है ना, तो यहाँ पर शून्य आवेश प्रवाहित हो रहा होगा। ओके, तो जरूरी नहीं है कि समान समय अंतराल ले तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा भी समान हो। ओके, तो ऐसी स्थिति में विद्युत धारा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, औसत, इसको क्या बोलेंगे, औसत विद्युत धारा। और इसका मान कितना होगा हमारे पास, I बराबर, सूत्र तो वही है लेकिन डेल्टा Q बटावा डेल्टा, क्या होगा, डेल्टा Q बटावा डेल्टा T होगा। क्लियर है हमारे पास। अब हमको किसी क्षण की बात करें कि किसी क्षण पर विद्युत धारा कितनी है। अपन ने जैसे ये, मैं यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग करंट का एक डायग्राम बना देता हूं। ये समय है मेरे पास। ओके, मैंने क्या लिया था, इतने समय, ये समय अंतराल इतना ले लिया। इस समय अंतराल के अंदर प्रवाहित धारा का मान कितना है, I। अब मैं पर्टिकुलर इस वाले इंस्टेंट की बात करूं कि इस समय पर धारा का मान कितना है। ओके, तो उस वाली स्थिति में समय अंतराल कितना हो जाएगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, बहुत ही छोटा, शून्य के बराबर, टेंस टू शून्य लेंगे। तो हम क्या यहाँ लगा देंगे लिमिट, इसको बोलेंगे तात्क्षणिक धारा। क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक धारा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिमिट लगा देंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू शून्य डेल्टा क्यू बटावा डेल्टा टी। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जब लिमिट लगाते हैं तो ये डेल्टा किस में चेंज होता है, डी में चेंज होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, डी क्यू बटावा डी टी। और ये क्या कहलाती है हमारे पास, डी क्यू बटावा डी टी क्या है, आवेश प्रवाह की दर। तो विद्युत धारा क्या हुई, एकांक समय में प्रवाहित आवेश या फिर आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। क्या बात करें, इसके मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर से। किससे लिखेंगे, एम्पियर होगा इसका धारा मात्रक। ओके, और हम क्या जानते हैं, आई बराबर कितना होता है, क्यू बटावा टी। तो एक एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, एक एम्पियर को लिखेंगे एक कूलाम बटावा एक सेकेंड। कहने को इसको, एक एम्पियर को हम परिभाषित भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई चालक तार है और उस चालक तार से यदि एक सेकेंड के अंदर एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो इससे बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, एक एम्पियर हो जाएगा। किसी चालक से एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश उस चालक से प्रवाहित एक एम्पियर धारा के बराबर होता है। ओके, अच्छा, ये जो हमने एम्पियर का मात्रक जो लिखा है वो कौन सी पद्धति में, एसआई मात्रक पद्धति। कौन सी में, एसआई मात्रक पद्धति में। ओके, अच्छा, मात्रक पद्धति तो डिफरेंट होती है, सीजीएस मात्रक पद्धति भी होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सीजीएस मात्रक पद्धति में धारा का मात्रक क्या है। हमें जानते हैं कि धारा क्या है, अभी पढ़ा था, क्यू बटावा टी, और टी तो सेकंड है, और हर एक मात्रक पद्धति के अंदर समय का मात्रक एक ही है, वो क्या है, सेकंड। लेकिन यहां पर हम जब बात करते हैं आवेश की, तो आवेश के बारे में हमने पढ़ा था कि सीजीएस मात्रक पद्धति में आवेश के मात्रक अलग थे। क्या थे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट थी, क्या थी, ESU, एक थी हमारे पास EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो सीजीएस मात्रक पद्धति है उसमें जो धारा का मात्रक है वो क्या कहलाएगा, स्टेट एम्पियर। क्या हो जाएगा हमारे पास, वहां क्या था, स्टेट कूलाम था भाई,
सीजीएस मात्रक पद्धति में आवेश का मात्रक क्या था? स्टेट कूलाम। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? स्टेट एम्पियर। क्या लिख सकते हैं? स्टेट एम्पियर, या फिर वही ESU करंट, ESU ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट, धारा का इलेक्ट्रोस्टैटिक मात्रक। ओके, अच्छा अब प्रश्न उठता है कि 1 एम्पियर का मान किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर का मान ओके कितने स्टेट एम्पियर के बराबर होगा? तो हम ये जानते हैं कि एक कूलाम में कितने ESU होते हैं? 3 × 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होते हैं। कितने होते हैं? 3 × 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होते हैं। तो यहां पर जो सूत्र है उसमें डायरेक्ट लिख देते हैं कि Q की जगह क्या रख दें? 3 × 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। ओके, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। और ये कूलाम और सेकंड मिलकर क्या बन जाएंगे? एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर कितना हो गया? 3 × 10 की घात 9 स्टेट एम्पियर। क्या हो गया? तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? 3 × 10 की घात 9 स्टेट एम्पियर के बराबर होगा। अच्छा, एक मात्रक और है सीजीएस में, एक मात्रक और है। वो क्या है हमारे पास? EMU ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट, EMU ऑफ करंट। जैसे अपने पास उसमें था आवेश के लिए EMU था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसी तरह से यहां पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट। अच्छा, इसका एक नाम और है हमारे पास, एब करंट। इसको हम क्या बोलेंगे? एब एम्पियर। क्या बोलेंगे? एब एम्पियर। अच्छा, एक एब 1 एब कितने के बराबर होगा? 10 एम्पियर। कितने के बराबर होगा? 10 एम्पियर के बराबर होगा। हमने पढ़ा भी था कि एक EMU बराबर कितना है? 10 कूलाम। कितना पढ़ा था? एक EMU बराबर 10 कूलाम है। यदि हम सेकंड का भाग लगा दें तो ये तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 एब हो जाएगा, और ये कूलाम इंटू कूलाम पर सेकंड क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो 1 एब बराबर कितना हो गया? 10 एम्पियर। कितना हो गया? 10 एम्पियर हो गया। या फिर इसको अपन और भी कर सकते हैं आगे, जो एम्पियर का मान है, एम्पियर कितना? 3 × 10 की घात 9। तो कितना हो जाएगा? 3 × 10 की घात 10 स्टेट एम्पियर। ओके, मतलब 1 एम्पियर बराबर 3 × 10 की घात 9 स्टेट एम्पियर, और 1 एब बराबर कितना हो गया? 10 एम्पियर, या फिर 3 × 10 की घात 10 स्टेट एम्पियर। ओके, अच्छा अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये कोई चालक है मेरे पास। क्या है? चालक है, और इस चालक में यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी होती है? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, प्रवाहित होने वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या है? 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलाम पर सेकंड। क्या हो जाएगा? 1 कूलाम पर सेकंड हो जाएंगे। अच्छा, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे देख लेते हैं। हमारे पास Q बराबर कितना होता है? Ne। Q बराबर कितना होता है? Ne। और Q का मान कितना लिया है? 1 कूलाम। कितना लिया है? 1 कूलाम लिया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको ज्ञात करना है, और E का मान कितना था? 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। ओके, तो N बराबर कितना आ जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19, और इसी हल कर रहे हैं अपन तो कितना आएगा मेरे पास? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब हमारे पास यदि 1 कूलाम की बात करूं तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब 1 एम्पियर धारा की बात करूं मैं, तो 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित होंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। अब प्रश्न हमारे मन में एक और उठता है कि ये मेरे पास तार है, मैंने सीधा सीधा यहाँ पर बैटरी जोड़ी है, और बैटरी जोड़कर मैं क्या बना देता हूँ? धारा की दिशा बना देता हूँ। तो फिर क्या धारा क्या अदिश राशि है, सदिश राशि है? तो मन में प्रश्न उठेगा सदिश है। भाई हम क्या जानते हैं कि
वह भौतिक राशि जिसकी दिशा होती है वो सदिश राशि कहलाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये धारा की दिशा तो हम बता रहे हैं, लेकिन धारा की दिशा हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी धारा अदिश राशि है। भाई अदिश राशि क्यों है? भाई जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये कोई तार है, उससे 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब मैं इस तार को यूं मोड़ देता हूं तो क्या होगा? कितनी धारा बहेगी? 2 एम्पियर ही बहेगी। कितनी बहेगी? 2 एम्पियर ही बहेगी। यदि ये सदिश राशि होती तो जैसे हम इसको मोड़ते तो धारा का मान भी परिवर्तित हो जाता, लेकिन यहां पर 2 एम्पियर ही बह रही है। ओके, इसके अलावा यदि मैं यहां पर 2 तार लूं, इसमें 1 एम्पियर धारा है और इसमें भी 2 एम्पियर धारा है, इसमें 1 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, और यहां से एक तार निकाल दो तो इन दोनों से बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। अब यदि मैं दोनों तारों के बीच के कोण को परिवर्तित कर दूं, मान लो अभी तो हमारे पास 30 डिग्री का कोण था, अब मैं यदि 60 डिग्री का कोण कर देता हूं कि यहां से 1 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री, तो यहां से कितनी धारा बहेगी? 3 एम्पियर ही बहेगी। ओके, मतलब तारों के बीच के कोण पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो धारा का योग है, धाराओं का जो योग हो रहा है वो सामान्य बीजगणितीय नियमों से ही हो रहा है। सामान्य बीजगणितीय नियमों से हो रहा है। और ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं? जिनका योग सामान्य बीजगणितीय से होता है वो अदिश राशि ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि धारा एक अदिश राशि है। तो फिर ये दिशा क्या है? दिशा क्या बता रही है? केवल इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा को बता रही है। क्लियर है हमारे पास कि इस दिशा में आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। धारा तो हमारे पास अदिश राशि ही है। ओके, क्लियर है हमारे पास कि धारा एक अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं कुछ और, धारा घनत्व की। क्या बात करें? धारा घनत्व को किससे लिखेंगे हम? जे से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? जे से। अब हमारे मन में एक प्रश्न, मोटा सा प्रश्न ये उठता है कि मान लेते हैं मेरे पास ये कोई चालक तार है। क्या है? चालक तार है, और इससे मेरे पास आई धारा प्रवाहित हो रही। ओके, लेकिन आई धारा जरूरी नहीं है कि हर एक बिंदु पर समान हो। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर समान हो। ठीक है, यहां पर आई, सब जगह धारा का मान आई ही हो, यह आवश्यक नहीं है। एक नियत है हर, तब तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, तो फिर उस स्थिति में मान लेते हैं किसी बिंदु पर, यहां पर हमको इस बिंदु से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना कि इस बिंदु पर धारा कितना है। मुझे पूरे से मतलब नहीं है, मुझे इस पूरे क्रॉस सेक्शन से मतलब नहीं है, मैं तो केवल इस वाले बिंदु की बात करता हूं, इस बिंदु पर धारा का मान कितना है। ठीक है, तो किसी बिंदु पर धारा का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लिया है, धारा घनत्व। क्या बोला है हमने इसको? धारा घनत्व बोला है। ठीक है, तो धारा घनत्व ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं मेरे पास यहां पर कोई चालक तार है। ओके, और चालक तार के किसी बिंदु P पर यहां पर मुझे धारा का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु पर धारा कितनी है? ओके, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेता हूं, डेल्टा एस। कितना ले लेता हूं? अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा एस ले लेता हूं, और उसकी जो दिशा है मेरे पास वो किधर है? धारा की दिशा में। अल्पांश जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसकी दिशा धारा की दिशा में। ठीक है, जो क्षेत्रफल है वो तो धारा के लंबवत है, क्षेत्रफल का जो पृष्ठ है वो तो धारा के लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश की दिशा धारा की दिशा में। हम ये जानते हैं कि कोई भी मैं क्षेत्रफल लेता हूं तो उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? मेरे पास सदैव उसके पृष्ठ के लंबवत होती है, क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो इस वाली स्थिति में मान लेते हैं कि जो ये अल्पांश क्षेत्रफल मैंने लिया है उससे प्रवाहित धारा का मान कितना है? डेल्टा आई। कितना है? डेल्टा आई है। तब धारा घनत्व का मान कितना हो जाएगा? धारा घनत्व का मान हो जाएगा मेरे पास J बराबर डेल्टा एस बटावा डेल्टा
सॉरी डेल्टा आई बटावा डेल्टा एस। क्या हो जाएगा? डेल्टा आई बटावा डेल्टा एस, मतलब एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। तो एकांक क्षेत्रफल से जो प्रवाहित धारा का मान है वो क्या कहलाएगा? धारा घनत्व कहलाएगा। लेकिन हमको इस पूरे क्षेत्रफल से तो निकालना नहीं, जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया उससे नहीं निकालना, हमको एक छोटे से बिंदु की बात करी थी हमने। तो उस वाली स्थिति में क्या होगा? हमारे पास जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसको इतना छोटा लेंगे कि वो किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। तो उस वाली स्थिति में धारा घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा? J बराबर लिमिट डेल्टा S टेंस टू 0 डेल्टा आई बटावा डेल्टा एस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी आई बटावा डी एस। क्या लिख सकते हैं? डी आई बराबर जे बराबर डी आई बटावा डी एस। अच्छा, धारा तो हमारे पास क्या थी? अदिश। तो क्या जे क्या है? लेकिन जे हमारे पास क्या है? सदिश राशि है। जे क्या है? सदिश राशि है। और फिर जे सदिश राशि है तो फिर इसकी दिशा भी होनी चाहिए। दिशा किधर होगी? तो जाहिर है मेरे पास ये कोई चालक लिया था मैंने, और उस चालक में मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी है बैटरी जोड़ के। तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जो धारा घनत्व की दिशा है वो चालक तार के अंदर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र उपस्थित है चालक तार में, धारा घनत्व की दिशा भी वही होगी। ठीक है। अच्छा, यदि हमारे पास हमने क्या बोला था अभी कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर धारा का मान भिन्न भिन्न हो, तब तो, लेकिन यदि मेरे पास संपूर्ण अनुप्रस्थ काट से बहने वाली धारा एक समान हो तो उस समय धारा घनत्व का मान बिल्कुल सीधे सीधे सूत्र से निकाल सकते हैं। J बराबर I बटावा S। कितना है? ये जितनी धारा निकल रही है वो ले लो और इसका अनुप्रस्थ काट से भाग दे दो। ठीक है, क्लियर है हमारे पास? ये स्थिति तो ठीक है। लेकिन अब हमारे पास थोड़ी एक अलग परेशानी है कि जैसे मेरे पास ये तार है, ओके, और इस तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो धारा के लंबवत नहीं है। धारा की दिशा तो ये वाली है मेरे पास, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो धारा की दिशा के लंबवत नहीं है, और साथ में इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, ओके, डेल्टा एस डेल्टा आई ले लेते हैं, वो उनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। तो इस वाली स्थिति में धारा घनत्व का मान कितना होगा? तो हमने परिभाषा में ही बोला था कि जो क्षेत्रफल है वो धारा की दिशा के लंबवत होना चाहिए, या फिर क्षेत्रफल सदिश है वो धारा की दिशा में होना चाहिए। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? इस क्षेत्रफल का धारा की दिशा के लंबवत घटक लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लंबवत घटक लेंगे तो क्या हो जाएगा? इस क्षेत्रफल सदिश का इस दिशा में घटक का मान कितना हो जाएगा? डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो इस वाली स्थिति में धारा घनत्व का मान कितना हो जाएगा? J बराबर डेल्टा आई। अब क्षेत्रफल कितना? डेल्टा एस नहीं है, क्या है? डेल्टा एस कॉस थीटा है। क्या है? डेल्टा एस कॉस थीटा है। तो इस वाली स्थिति में हमारे पास धारा घनत्व का मान कितना हो गया? J बराबर डेल्टा आई बटावा डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, इससे एक चीज और देखते हैं। देखो यहां पर यदि मैं इसको गुणा कर देता हूं, डेल्टा आई यहां पर है और J डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा ले लेता हूं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। देखो ए डॉट बी बराबर क्या होता था? ए बी कॉस ऑफ थीटा। देखो जे धारा घनत्व की सदिश राशि है और डेल्टा एस क्षेत्रफल सदिश है, ये भी सदिश राशि है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जे डॉट डेल्टा एस से लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे भी एक निष्कर्ष निकाला। देखो जे सदिश राशि है, डेल्टा एस सदिश राशि है, दोनों का अदिश गुणा ले रहे हैं, और दो सदिशों का अदिश गुणा क्या होता है? अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर धारा भी गणितीय रूप से भी क्या आ रही है? अदिश राशि ही आ रही है। धारा क्या आ रही है? गणितीय रूप से अदिश राशि ही आ रही है। तो यहाँ पर हम धारा को कैसे लिख सकते हैं? यदि ये तो हमने क्या किया था कि जैसे ये चालक तार था और इसका छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश हमने लिया था डेल्टा एस इतना सा, और इससे निकलने वाली धारा कितनी थी? डेल्टा आई थी।
हमको पूरे क्षेत्रफल से निकलने वाली धारा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, जाहिर है इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे J डॉट ds। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, धारा का मान आ जाएगा। अच्छा एक चीज और लिख सकते हैं हम, सूत्र से आगे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ लिखते हैं J बराबर कितना होता है, सिग्मा E भी होता है। सिग्मा क्या है, चालकता। क्या है, चालकता। सिग्मा क्या है, चालकता, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो इससे भी हमारे पास एक निष्कर्ष निकल रहा है। देखो जो हमने बोला था कि जो धारा घनत्व की दिशा है वो किस दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। देखो J बराबर सिग्मा E, ठीक है, J भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, और कुछ तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है निष्कर्ष की जो धारा घनत्व की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ओके। अच्छा अब यदि मेरे पास किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एक समान हो, यदि एक समान हो तो जाहिर है धारा घनत्व का मान भी एक समान होगा। और यदि किसी चालक के अंदर यहां पर अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग हो तो धारा घनत्व का मान भी अलग अलग होगा। और यदि हमारे पास चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ही शून्य हो तो जाहिर की बात है कि धारा घनत्व भी शून्य होगा। अच्छा मात्रक क्या होगा धारा घनत्व का, हमने क्या लिखा है, J बराबर I बटावा S। I का मात्रक क्या था, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू एम्पियर बटावा मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, एम्पियर बटावा मीटर स्क्वायर हो गया। ओके क्लियर है हमारे पास। अब हम बात करते हैं गतिशीलता का। किसकी बात करें, गतिशीलता। और गतिशीलता को किससे लिखेंगे हम, म्यू से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, म्यू से। अच्छा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमने अपवाह वेग से पढ़ा था, तो अपवाह वेग को हम वापस लिखते थे, अपवाह वेग क्या था, Vd बराबर माइनस ई कैपिटल E बटावा स्मॉल m इंटू। तो हम क्या क्या देख रहे हैं मोटे मोटे रूप से कि जो Vd का मान है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है, और विद्युत क्षेत्र का मान जितना ज्यादा होगा अपवाह वेग का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। अब प्रश्न हमारे पास उठता है, जैसे चालक है तो चालक में तो धारावाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन यदि मैं सेमीकंडक्टर लूं, अर्धचालक लूं, क्या लूं, अर्धचालक लूं, तो धारावाहक कौन कौन से होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और होल भी होता है। ओके यदि मैं बात करूं विद्युत अपघट्यों की, तो विद्युत अपघट्यों में धारावाहक कौन कौन से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं। इसी तरह से आयनित गैस है उसमें इलेक्ट्रॉन व आयन्स होंगे। ओके तो यहां पर चालक में तो केवल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है मान बात। ओके तो जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे धारा घनत्व का मान अपवाह वेग का मान भी बढ़ेगा। लेकिन यदि बात करूं अर्धचालक की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me और होल का द्रव्यमान mp, और ये मान बहुत ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा। ठीक है दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि मैं विद्युत क्षेत्र को नियत रखूं तो क्या दोनों का अपवाह वेग समान होगा, क्या दोनों का अपवाह वेग समान होगा, तो आंसर है नहीं, अपवाह वेग समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। इसका मतलब जो अपवाह वेग है वो धारावाहकों के द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये भी हमारे पास अपवाह वेग को प्रभावित कर रहा है। जैसे हम जानते हैं एक मोटा आदमी क्या होता है, धीरे धीरे दौड़ता है, और एक पतला आदमी तेज दौड़ता है। तो इसी प्रकार यदि मैं विद्युत क्षेत्र का मान नियत रखूं तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ज्यादा होगा और होल का अपवाह वेग कम होगा। ओके अच्छा इसको हम वापस देखते हैं। देखो Vd बराबर क्या लिखा था मैं, Vd समानुपाती क्या लिखा था, E। यदि मैं समानुपाती का निशान लगाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक नियतांक लगाना पड़ेगा। उस नियतांक को हम क्या बोलेंगे, गतिशीलता। क्या बोलेंगे, गतिशीलता कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो समान विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे थे, समान विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद भी अलग जो धारावाहकों का अपवाह वेग है वो समान नहीं आ रहा था। उसको कौन प्रभावित कर रहा था, उसका द्रव्यमान प्रभावित कर रहा था। ओके तो और द्रव्यमान किस पर निर्भर कर रहा है, गतिशीलता। द्रव्यमान किसको प्रभावित कर रहा है, गतिशीलता को प्रभावित करता है। ओके तो यहां पर जो हमारे पास म्यू है वो क्या कहलाएगा, गतिशीलता। क्या कहलाएगी,
गतिशीलता। अच्छा, गतिशीलता को कैसे परिभाषित करेंगे? म्यू बराबर कितना हो गया मेरे पास? वी बटावा ई। क्या हो गया? वी बटावा ई। यदि मैं ई को एकांक ले लेता हूं, ई का मान क्या ले लेता हूं? एकांक ले लेता हूं, तो उस वाली स्थिति में क्या हो जाएगा? म्यू बराबर कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। तो अपवाह वेग की परिभाषा क्या हो गई कि एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश वाहक या धारा वाहक का जो अपवाह वेग है वो उसकी गतिशीलता के बराबर होता है। कहने का मतलब, यदि मैं यहां पर आरोपित विद्युत क्षेत्र एकांक लेता हूं, तो ये जो आवेश है, जो धारा वाहक है, उसका अपवाह वेग ही किसके बराबर हो गया? उसकी गतिशीलता के बराबर होगा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा? देखो, वी डी बराबर म्यू ई, और एक और सूत्र पढ़ा था वी डी बराबर ई कैपिटल ई बटावा स्मॉल एम इंटू टो। यदि हम दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर म्यू का मान कितना आ जाएगा? म्यू बराबर आ जाएगा ई टो बटावा स्मॉल एम। क्या आ जाएगा? म्यू बराबर ई टो बटावा स्मॉल एम। इसका मतलब क्या? गतिशीलता किस पर निर्भर कर रही है? एक तो आवेश वाहक के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनों के साथ होल भी है या फिर कोई दूसरे आयंस भी है, उस वाली स्थिति में अलग अलग प्रकार के आवेश वाहकों की गतिशीलता अलग होगी। यदि हम आवेश वाहक एक जैसे ले लें, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं केवल, तो उस वाली स्थिति में क्या? द्रव्यमान तो नियत हो गया। तो उस वाली स्थिति में अब जो गतिशीलता है वो किस पर निर्भर कर रही है? विश्रांति काल पर। किस पर निर्भर कर रही है? विश्रांति काल पर निर्भर कर रही है। और विश्रांति काल किस पर निर्भर करता है? विश्रांति काल निर्भर करता है ताप पर। जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो विश्रांति काल घटता है। ओके, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो गतिशीलता का मान है वो ताप पर निर्भर कर रहा है। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मेरे पास? इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ओके, क्लियर है हमारे पास? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो गतिशीलता का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है? पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर कर रहा है, साथ में ताप पर निर्भर भी कर रहा है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि आज का जो चैप्टर है उसमें